श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ जिसके बारे में जानकर आपको ये लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जो साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखता है वो जीवन के किसी भी मोड़ पर आकर स्वयं को जवान महसूस करता है, स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है और स्वयं में अपने आप में भीतरी सुगंध से वो ऐसा भरपूर होता है कि उसका मन करता है कि अपने सुगंध को वो चारों तरफ फैलाए। इसी सोच की मलकियत रखने वाली शख्सियत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आज हमारे बीच में हैं। इससे पहले कि मैं इनसे इनके कैरियर के बारे में, इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में बातचीत करूं, मैं एक अपनी छोटी सी रुबाई से इस बात को शुरू करना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब, रुबाई है जी कि यहाँ दौलत वालों ने ज़िंदगी में अलग से क्या पा लिया है। वाह, यहाँ दौलत वालों ने ज़िंदगी में अलग से क्या पा लिया है, यहाँ भर पेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। ज़िंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। वाह वाह। तो डॉक्टर साहब, ये जो गवा के पाना है, ये स्वाद सिर्फ कवियों को, साहित्यकारों को ही समझ आता है। कारण ये है कि इस पोइट्री से, इन कविताओं से हमें भले ही ज़िंदगी में कोई सरमाया ना मिले, लेकिन अपने आप में हम इतने एनरिच महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी बाकी लोग जो कतार में खड़े हैं उनसे हमारी अलग से डिस्टिंक्शन है। और आइए आज उसी डिस्टिंक्शन के बारे में बात करें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप, क्योंकि आप पहली बार मेरे श्रोताओं से परिचित हो रहे हैं, तो आप अपना छोटा सा परिचय अपने ढंग से ही बताएं, क्योंकि जो आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड सारी बात बताई है, मैं उससे इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई बात छूट ना जाए। तो आप स्वयं ही हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने जो रुबाई सुनाई जी, वो वाकई बहुत ही बढ़िया रुबाई थी। और आज के पर्टिकुलरली एक साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए यस, तो ये आईना दिखाने वाली बात। एग्जैक्टली। और मैं आपके स्टूडियो में आके बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। आपके बारे में, आपके रेडियो बूस के बारे में मित्रों से सुना था, आज आपसे मिलके, आपके स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया अपने परिचय के लिए कहा, जी, तो परिचय तो मेरा कुछ नहीं है जी, मैं एक गांव में पैदा हुआ था, जी, जिला भिवानी। जी, 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 अभी चरखी दादरी हो गया। हाँ जी, हाँ, जी। और गांव के स्कूल से ही मैंने हाई स्कूल मैट्रिक पास किया। जी, उसके बाद मैं चरखी दादरी कॉलेज से कुछ 1 साल रहा। ओके, उसके बाद में मैं चंडीगढ़ चला गया। ओके, और चंडीगढ़ से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। जी, पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। जी, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। राइट। और काफ़ी तैयारी की थी, तरह तरह के
दूसरे पब्लिक सेक्टर के भी टेस्ट दिए। जी जी तो मेरा तैयारी तो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए थी, जी जी बट उसी तैयारी में जब पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम दिए जी, तो उसमें वही तैयारी काम आई, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी सुखद आश्चर्य था मेरे लिए भी जी। कि मेरे को एक महीने में हम्म। 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए, ओके। नहीं बल्कि 4 अपॉइंटमेंट लेटर आए ओके। एक ही महीने में। हम्म। 2 बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के ओके। और 2 इंश्योरेंस कंपनी, ओके। एक LIC ऑफ इंडिया ओके। और एक GIC ऑफ इंडिया होता था, हाँ। उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओके। और इनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके। तो क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया। तो कुछ समय वहाँ रहा, ट्रेनिंग पूरा किया, पूरे भारत में ट्रेनिंग होती है। जी। उसके बाद में मेरी पदस्थापना हुई, हम्म। जींद में मेरी पहली पोस्टिंग हुई ओके। आफ्टर माय ट्रेनिंग। जी। फिर उसके बाद में मेरे को प्रमोशन करके मैनेजर, एक स्मॉल ब्रांच का ओके। ऑफिसर इंचार्ज मैनेजर, ओके। मेरे को हिमाचल में एक छोटे से गांव में पदस्थापना कर दी ठीक। बैंक ने, ओके। जिस गांव में बैंक था ही नहीं। अच्छा। बैंक मैंने खुद वहाँ पे एस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश करना था। ओके। मुझे मेरे निर्देश जो हमारे जो लीड बैंक ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना था हमीरपुर में। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई ये गांव है, यहाँ से बस मिलेगी, उस गांव में जाओ और वहाँ जाके लोगों से मिलो और देखो गांव में घूम फिर के कौन सी सूटेबल जगह है, जी। बैंक की ब्रांच आपने खोलनी है। ठीक है। तो इस तरह शुरुआत हुई बैंक ओके। की वहाँ पे। ओके। तो हम एक बहुत खूबसूरत गांव था, 25-30 घर का, अच्छा। पहाड़ी की तलहटी पर, और साथ में एक छोटी नदी बहती थी। ओके। तो उस गांव में फिर हमने एक जगह करके उस मालिक से बात करके वो पक्का किया और वो जगह बैंक में के लिए अच्छी लगी। मेरे जो लीड बैंक ऑफिसर थे उन्होंने भी आके देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और फिर हमारा बैंक में शुरुआत। बट किसी वजह से मेरे दिमाग में ना सिविल सर्विस का कीड़ा अभी जागृत था। ठीक है। और मैं तैयारी करता रहा। ओके। फिर सिविल सर्विसेज की मेरा प्रीलिम्स फिर हो गया और मैंने शिमला सेंटर था मेरा, ओके। मेंस का, अच्छा। मेंस दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं वहाँ बैंक छोड़ के सिविल सर्विसेज में आ गया। राइट राइट। ये मेरा सफ़र था। हाँ। तो सिविल सर्विस में भी पहले मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिला था। अच्छा। तो CSS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। ओके। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ओके IRTS सर्विस मिली। ठीक है। तो इट कम्स अंडर IAS अलाइड सर्विस। यस, IAS अलाइड। इसको पहले IAS अलाइड बोलते थे, हाँ। अब अलाइड नहीं बोलते, अब हाँ। सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक। सेंट्रल सिविल सर्विस। ओके। तो हमारी रेलवे की ये UPSC से करीबन 3 तो मेन स्ट्रीम की है। हाँ। IRTS, IRAS और IRPS। ओके। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। ओके। और एक सर्विस RPF सर्विस, ओके। जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट लगते हैं RPF के। ओके। तो ये सिविल सर्विस एग्जाम से आते हैं। Right. बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो अलग से है, हाँ, उसकी 5-6 सर्विस अलग ठीक है। ठीक। तो इस तरह मेरा रेल का सफ़र स्टार्ट हुआ। मुझे भारतीय रेल में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मध्य रेल मिला। ओके। तो मध्य रेल का मुख्यालय बॉम्बे था। ओके। तो बॉम्बे में से मेरी पोस्टिंग सेंट्रल इंडिया में रही। ओके। डॉक्टर वीरेंद्र, हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इन सर्विसेज में जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई, किस तरह का काम की देख रेख आपको करनी होती? देखिए, मैं बताऊं मेरी सर्विस के बारे में कि जो IRTS सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ओके। ये सर्विस बेसिकली रेलवे ऑपरेशंस, रेलवे कमर्शियल, रेलवे सॉफ्ट सेफ्टी के लिए जिम्मेवार है। अच्छा। और पब्लिक इंटरफेस पूरा
इस सर्विस के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके। रेल का सबसे बड़ा टेक्निकल, उसके लिए हमारे बहुत इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियरिंग है। ये सारी इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं। ये सारे अपनी सर्विसेज का ध्यान रखते हैं। ठीक है। और एंड प्रोडक्ट जो ट्रेन चलाना है ना, हाँ। ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन, वो ट्रैफिक सर्विस के पास आता है। ओके। ओके। तो उस हिसाब से एक लेमैन को समझने के लिए मैं बताऊंगा कि जो पब्लिक इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस रेलवे के स्टेशन मास्टर, रेलवे का टीटी, ओके। रेलवे का बुकिंग काउंटर, ओके। रेलवे के कैटरिंग स्टॉल्स, रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस, ओके। रेलवे की सेफ्टी, ये IRTS सर्विस के पास। अच्छा। ओके। तो प्राइमरीली इफ आई से कि रेलवे का जो ऐसा विंग है जो आम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाता है, जी। वो ये वाला। यस। रेलवे का संचालन जो है, हाँ। पूरा का पूरा, यस। टेक्निकल सर्विसेज का अपना पूरा हमारे इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले ट्रैक देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है वो रेलवे की वैगन्स, रेलवे के कोचेज, उनको मेंटेन करते हैं, उनको देखते हैं। सिग्नल का सिग्नलिंग सिस्टम को देखता है, और इलेक्ट्रिकल का OHE को देखता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देखते हैं। तो ये अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं ना इंजीनियरिंग के, हाँ। कि पूरे आपस के तालमेल बिठाने का काम IRTS रेलवे सर्विस को होता है। ठीक। गाड़ी बेसिकली तो इन सर्विसेज का एक ही मुद्दा है कि ट्रेन चलाना है। हाँ। ट्रेन चलाना है। ठीक। तो ऑपरेशन ऑफ जो ट्रेन ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी विभागों से तालमेल मिला के हर विभाग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम करता है, बट कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। ठीक। 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 तो डॉक्टर वीरेंद्र, हम आपने अपने कैरियर से संबंधित जो इंट्रोडक्शन दी वो यहाँ तक पहुँची है कि आपकी सिलेक्शन रेलवे डिपार्टमेंट में हो गई। उसके आगे की जर्नी आप बताइए। यस। मैं उसके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग एज ए एरिया ऑफिसर भुसावल थी। अच्छा। सेंट्रल रेलवे भुसावल। ओके। भुसावल उन दिनों में रेलवे का एक बहुत बड़ा यार्ड होता था। ठीक है। और यार्ड का मतलब जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें बनती हों, हाँ। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेन, ओके। है ना, जहाँ मेंटेन होता हो, और उसमें इंजन हो। हाँ। हमारे साइड में काफ़ी इंजन थे, स्टीम इंजन का टाइम भी था। ओके। तो वहाँ पर जो रोड साइड स्टेशन से ना डब्बे आके एक पूरी ट्रेन फॉर्मेशन होके वहाँ से पूरी ट्रेन बन के चलती थी। ओके। ओके। तो यार्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था उस जमाने में। ठीक। अभी यार्ड्स की इतनी महत्ता नहीं है, हम्म। एंड टू एंड अभी ट्रेन चलने लगी है। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एज ए यार्ड में एरिया ऑफिसर था। ओके। वहाँ सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन करना था। राइट। और टारगेट होता था कि कितनी ट्रेनें चलनी है, ठीक। कितनी ट्रेनें आनी है, कितनी ट्रेनें बननी है। ठीक। ट्रेन बनने का मतलब एक डेस्टिनेशन के सारे डब्बे को हाँ। यार्ड में इकट्ठा करके उसके ठीक। लिए नई ट्रेन ऑर्डर करना। ठीक। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब। या हाँ। डॉक्टर वीरेंद्र, उसके मैं बाद- हाँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी सिलेक्शन तो रेलवे उसमें हो गई, लेकिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रही। लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बट सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है यस। जिसमें हर विधा से, हर फील्ड से कैंडिडेट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है बात। हमारे बैच में, IRTS बैच में, हाँ। करीबन 40 ऑफिसर्स का बैच था। जी। तो इसमें हमारे कम से कम 20 इंजीनियर थे, जी। 3 डॉक्टर थे, ओके। मेडिकल डॉक्टर थे, ओके। और आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के हाँ। कम से कम 6-7
ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स, थे, हाँ, और फिर एक्सपर्ट्स थे दूसरे एमबीए किए हुए, अच्छा, जिन्होंने आगे पर्टिकुलर IIM अहमदाबाद से एमबीए भी थे। हाँ, तो इस तरह के अलग अलग एक मिक्स लॉट होता ठीक था। है डॉक्टर साहब, और मैं ट्रेनिंग इस बात जी, को जी, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ जी, कि अगर आप रेलवे में कैरियर के तौर पर तो आप चले गए, लेकिन आपकी बैकग्राउंड क्योंकि लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, जी। इसलिए अपनी जॉब के आखिर तक आपका वो जो इंट्रिंसिक टेस्ट था जी। लिटरेचर के प्रति, क्योंकि आपने एमए इंग्लिश में किया और उसके बाद आप कहीं कहीं पे साहित्य से हमेशा जुड़े रहे, तो जब आप पोइट्री में या लेखन में उतरे तो जी। उस समय वो बैकग्राउंड आपके बहुत काम आई। जी, जी, जी। हाँ, मैं आपको सर बताना चाहूँगा जी, कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में, जैसे मैंने जिक्र किया भुसावल में, हाँ जी, यार्ड की पोस्टिंग बहुत ही रफ एंड टफ पोस्टिंग होती थी, ओके, बहुत रफ एंड टफ। ओके, हमारे एक टावर होती थी, उस टावर में ऊपर अंग्रेजों के ज़माने की दूरबीन टाइप की थी, ठीक, वो लगा के हम, चीफ यार्ड मास्टर मेरे साथ में होता था, हम देखते थे कि क्या चल रहा है, कैसी कौन सी ट्रेन चल रही है, कैसे कैसे होता है। हाँ, हाँ, और अगर शेड्यूल डिपार्चर से लेट हो रही है कोई ट्रेन, हाँ, तो जाके इंजन के ऊपर ड्राइवर से बात करनी होती थी। ओके, तो वो सब चलता था, इतने डल एंड ड्राई टाइप का, इंटरेस्टिंग था हाँ, बट टोटल ड्राई। हाँ, उसमें भी मैंने हाँ, एक, चूंकि आपने बैकग्राउंड की बात हाँ, की और हाँ, इंटरेस्ट की बात की होती, तो हमने पहली बार भुसावल यार्ड में हाँ, एक यार्ड उत्सव मनाया। अच्छा, वेरी गुड, यार्ड उत्सव मनाया, उसमें गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया, और हमारे जो एम्प्लॉइज थे, हमारे एम्प्लॉइज कौन थे? यार्ड मास्टर, गार्ड्स, ठीक, अच्छा, मेंटेनेंस वाले, Yes. जो 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 अपने यार्ड मेंटेनेंस, जो मैकेनिकल, C&W, कैरेज एंड वैगन स्टाफ, हाँ, कमर्शियल स्टाफ, गुड सेट भी साथ में था। हाँ, तो इन स्टाफ को जब बताया गया कि भाई एरिया ऑफिसर साहब को एक यार्ड का उत्सव मनाना चाह रहे हैं, ओके, है? हाँ। तो ऐसा दिन चुना गया जिसमें छुट्टी से पहले था, हाँ, और इतना उत्साह भर गया यस, पूरे स्टाफ में, हमने हाँ। सर्कुलेट किया, हाँ, हमें अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया, ठीक, तो बोला यार यार्ड में कैसे मनाओगे? अच्छा। मैंने मना लेंगे सर, हाँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, तो हमने, हमारे जो DRM साहब थे, हमारे मेरे जो इमीडिएट सीनियर थे, सीनियर DOM थे, हाँ, सबको, अधिकारियों को बुलाया, और एक बड़ा भुसावल में वहाँ पर एक ऑडिटोरियम था, उसमें किया गया। हाँ, और मैं आपको बताऊं सर, बहुत पहले की बात है, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो कार्यक्रम चला, और वो यूनिक कार्यक्रम था, Yes. जिसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये गार्ड साहब जो डंडियाँ दिखा रहे हैं इतना बढ़िया गा भी सकते हैं, ओके, हैं? ओके, इतना बढ़िया कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है, कोई हाँ। ढोलक बजा रहा है, हाँ, हैं? और ये नाटक जो होते हैं ना, या, छोटी छोटी लघु हाँ, नाटिका टाइप में, हाँ। उसका मंचन किया उन्होंने, ओके, और इतना जोश बन गया, इतना मतलब एक नयापन सा आ गया था। यस, तो ये मेरे रहा है। हाँ। और उसके बाद में मैं, क्योंकि वो फर्स्ट पोस्टिंग हमारे ज़्यादा दिन नहीं रहती, ठीक, एक उसके बाद में आप ड्यू फॉर सीनियर प्रमोशन हो जाते हैं, हाँ। तो फिर मेरा वहाँ से 1 साल के Yes. बाद वहाँ ट्रांसफर। तो डॉक्टर वीरेंद्र, मैं जो अपने श्रोताओं को ये बात बता रहा हूँ कि जी। जो भी व्यक्ति कोई भी अपने भीतर हुनर रखता है, वो छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उभर कर, आप किसी भी सर्विसेज को ज्वाइन कर लें, वो जी। वहाँ से उभर के ज़रूर बाहर आता है। और आप तो उसका जीता जागता उदाहरण हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की आपकी सर्विसेज, ड्राई सर्विसेज रही हैं, आपने PhD भी किया, और साहित्य में आपने फिर लेखन का भी काम किया, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आप अपनी कैरियर की बात को पूरा करें। कैरियर की बात, उसके बाद मेरे भुसावल से झांसी पोस्टिंग हुई। जी, झांसी में मेरा यार्ड का अलग डिपार्टमेंट था, झांसी में मुझे कमर्शियल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ। ओके, इसमें मेरे को टिकट चेकिंग करनी थी, अच्छा, मेरे पास टिकट चेकिंग स्क्वाड था, मैजिस्ट्रेट स्क्वाड ओके, है, तो मैजिस्ट्रेट
रेलवे के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, हाँ, उनको साथ में लेके स्पॉट चेकिंग करते थे। वो पूरा ट्रेनों में जो जो एमिनिटीज़ होती थी हाँ, उसको देखते थे। स्टेशन के ऊपर जो पब्लिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए उनको देखते थे। जी, और जो वाणिज्य के जो जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार जो स्टेशन के ऊपर सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं को हमें ठीक से सुचारू रूप से कार्य करें, ये देखना जरूरी था। ठीक, तो इसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत रहता था। राइट, डेली काफ़ी पब्लिक के कंप्लेंट्स भी होती थी, पब्लिक के कुछ इश्यूज भी होते थे। तो उसको वो पोस्टिंग रहा। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में मेरा तबादला सेफ्टी में हो गया। ओके, अब मेरा काम दूसरा था। अब मेरे को रेल का जो सेफ्टी है ना, ट्रेन ऑपरेशन में, ठीक है, वो जिम्मेवारी थी। ओके, आई वॉज अ डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर। ओके, और उसमें क्या करना था कि हमें रेल के जो इंजन होते हैं ना, ड्राइवर्स, उनके साथ ट्रैवल करना भी होता था। उसको फुट प्लेटिंग बोलते हैं। अच्छा, तो गुड्स ट्रेन में भी इंजन में ड्राइवर के साथ में आप ट्रैवल करेंगे। ओके, क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि ड्राइवर सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी ध्यान से करता है कि नहीं करता है, ठीक, ड्राइवर को प्रॉपर रेस्ट मिला है कि नहीं मिला है, ओके, ड्राइवर को जो अगले सेक्शन तक चलना है उस सेक्शन के लिए उसको स्पीड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब मिली है कि नहीं मिली है। ठीक, स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, मान लिया सेक्शन आपका 50 किलोमीटर का है, उसमें किलोमीटर वाइज सेक्शन होते हैं। हाँ, कि इस सेक्शन में इतना चढ़ाई है, इस सेक्शन में इतना उतराव है, ठीक, इस सेक्शन में स्पीड आपकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर रहेगी, इस सेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। तो वो रेस्ट्रिक्शन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन उसको ऑनर करनी होगी। और वो सिग्नल की जो एस्पेक्ट हो, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर अपने आप तो चल नहीं सकता, उसको जब तक सिग्नल नहीं मिलता वो अपने जगह से हिल नहीं सकता। ठीक, सिग्नल मिलने के बाद ही वो चलता है। वो उसको सिग्नल को ऑनर करना है। सिग्नल ऑनर करने के दो चीज़ें हैं। शुरू में बड़ा फनी मेरे को भी लग रहा था, जब ट्रेनिंग टाइम में हम जाते थे, लाउडली कॉल करना पड़ता है सिग्नल की एस्पेक्ट को। अच्छा, असिस्टेंट ड्राइवर कॉल करेगा, ओके, ड्राइवर उसको कंफर्म करेगा। अच्छा, होम येलो, ओके, मतलब होम सिग्नल येलो एस्पेक्ट में है। अच्छा, होम ग्रीन, ओके, होम रेड, ओके, तो रेड में आपको रुकना है, येलो में आपको नज़दीक तक जाना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल, और ग्रीन में यू हैव टू रन थ्रू। ठीक है, और ये चीज़ें तो एक पार्ट हुआ। फिर आपको नाइट इंस्पेक्शन में देखना होता था कि भाई आपके लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं। हाँ, लेवल क्रॉसिंग गेट्स आप नाइट इंस्पेक्शन में देखेंगे कि लेवल के जो गेट मैन है वो सही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, और रात को डेड ऑफ द नाइट जिन स्टाफ की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पर अलर्ट है कि नहीं है, कोई सो तो नहीं रहा। तो ये चीज़ें सेफ्टी की सारी चीज़ें देखनी होती है। राइट, इसके अलावा मैं ट्रेनिंग सेंटर भी हेड करता था, ठीक, जिसमें कि रिफ्रेशर कोर्स होता था। ओके, जिनके स्टाफ को जो लंबी छुट्टी के बाद में उनको दोबारा ड्यूटी पर आना है तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था। उनको ट्रेनिंग देते थे, रिफ्रेश को बीच बीच में उनको अपने जो ड्यूटी करते हैं उसका एक रिफ्रेशर कोर्स होता था नियमों की जानकारी के लिए। ठीक, तो सेफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिम्मेवारी का था। हमारा टारगेट था कि जीरो एक्सीडेंट, ठीक, कोई जीरो अनयूजुअल होना चाहिए, ट्रेन ठीक। सही तरीके से चले। पब्लिक को मुझे ये बताने में खुशी होगी कि हमने बड़ी दिल से काम किया और हमको जोनल रेलवे की बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए शील्ड मिला था वेरी गुड, वेरी गुड, सेंट्रल रेलवे में। तो अलग अलग मैंने बताया कि IRTS हमारी सर्विस में हर विभाग जो भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पब्लिक का उससे जुड़ा रहता है। तो स्टार्ट मैंने मेन ऑपरेशन यार्ड ऑपरेशन से किया। ओके, उसके बाद में मैं कॉमर्शियल में गया। ओके, कॉमर्शियल के बाद में फिर मैं सेफ्टी में आ गया। सेफ्टी में मैं काफ़ी दिन रहा क्योंकि
मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मेरे को हटाया नहीं, उसमें चलता रहा। फिर मैं प्रमोशन होकर फिर डिप्टी चीफ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर करके बॉम्बे भी चला गया था। ओके, इसी भी दौरान फिर मेरी डिवीज़न में पोस्टिंग हुई, ठीक, सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर। ओके, तो वो सारे डिवीज़न, बॉम्बे डिवीज़न का पूरे विभागों का तालमेल मिला के बहुत बड़ा, वहाँ लोकल ट्रेन्स मूवमेंट भी अलग से है और बड़े बड़े यार्ड हैं। ठीक है। तो सर, बिफोर वी स्विच ओवर टू योर लिटरेरी वर्क, क्योंकि आपने अपने कैरियर के बारे में बड़े अच्छे डिटेल में बताया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू what message you would like to give to those employees who are still working and they want to hear a final advice from your side? What would you like to say? देखिए, रेलवे में वंस ए रेलवे मैन इज ऑलवेज ए रेलवे मैन। Yeah, आई टेक प्राइड definitely. Only then. बीइंग ए हाँ, रेलवे मैन, हाँ, है ना। हाँ, तो रेलवे मैन का बड़ा हाईली डेडिकेटेड होता है हम्म, एंड यू हैव टू बी रूल अबाइडिंग। जो आपकी प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो वो आपको पूरा फॉलो करना होता है। हम्म, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी लैक्सिटी। yeah, because it can cost very costly. यस यस। तो और रेलवे का पब्लिक से जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, पब्लिक बेस्ट से बेस्ट सुविधा चाहती है। yes, और एज ए सीनियर डीसीएम, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मैं भोपाल में रहा हूँ। हम्म, तो उसमें हमारे ZRUCC के मेंबर्स, तो DRUCC, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, हम्म, ये रेगुलर इंटरेक्शन रहता था। वो अपने यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुविधाओं की और बेहतर किया जा सकता है, yes, उसके बारे में उनके सुझाव होते थे। हाँ, तो एज ए सीनियर डीसीएम वो सेक्रेटरी होता था। okay, तो सभी सुझावों को जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहता था कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस दिया जाए। और एज ए रेलवे मैन एक कोई भी किसी भी विभाग का है ना, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, यू हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। राइट, अकेला स्टेशन मास्टर गाड़ी नहीं चला सकता, yes, उसके पास पूरी टीम होती है। हाँ, इसी तरह सिर्फ एक ऑपरेशन वाला गाड़ी नहीं चला सकता, उसको जब तक मैकेनिकल, उसको इलेक्ट्रिकल, उसको सिविल इंजीनियर, उसको सिग्नलिंग वाले सारे कोऑर्डिनेट करके, आप कोऑर्डिनेट करना टीम स्पिरिट से, ये एक बहुत बड़ा इसमें लर्निंग होती है। yes, और यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन Okay. योर अप्रोच। okay, रुकावट वाला काम नहीं है, right, सॉल्यूशन और समाधान का काम है। right. अब सर, हम आपके एक दूसरे पहलू पर आपसे बात करेंगे। जी। ये बताइए कि रेलवे जैसी डिपार्टमेंट में काम करके, जहाँ पर साहित्य का, लिटरेचर का कोई सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से वास्ता नहीं था, वहाँ पर आप पोस्टेड होके समय निकालकर आपने अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा। इसकी प्रेरणा का क्या स्रोत रहा? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा, जिसको लिटरेरी कह रहे हैं आप, भावुकता, प्रेम और ये बड़े रोचक विषय रहे हैं शुरू से। यस, मानवता। यस, तो स्कूल टाइम में भी मैं लिखता था। ओके, और जब हम चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे, हाँ, यूनिवर्सिटी तो में, यूनिवर्सिटी में थे, तो उस टाइम मेरा संपर्क कुछ पढ़ने लिखने वाले जो लेखक थे उनसे भी कुछ हो गया था। हाँ, और चूंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तो एक
पंजाब केसरी अखबार का तरुण संगम करके ग्रुप था। Yes, yes, I remember. हाँ, Still, I think it is a part of that. आई एम नॉट श्योर सर, अच्छा। आई एम नॉट Still it is. हाँ, हाँ, तो उस तरुण संगम का मैं सदस्य बना okay. और मैं अपनी कुछ कविताएं उस टाइम भेजता था, Yeah, तो वो छपती भी थी। तो अच्छा। जब आपकी उस उम्र में कोई कविता छपे तो आपको अच्छा लगता yeah, है। yeah. और मैं सिर्फ कविता ही नहीं, मैं कहानी भी लिखता था उस समय। अच्छा, और मेरी, मुझे याद है बहुत साल पहले, उसकी जो संडे का रविवार ये संस्करण आता था ना, उसमें अलग से तो पूरे पेज पे मेरी कहानी आई थी। और उसमें बहुत सुंदर ग्राफिक था, उनके आर्टिस्ट ने बना के दिया हुआ था। हाँ। मुझे वो मेरे बहुत दिन तो मैंने संभाल के रखा हुआ था वो। मैं पर वो यही बहुत कहने लगा हाँ, था। हाँ, पर वो अभी शायद नहीं है मेरे हाँ, पास। हाँ, हाँ। बट ये रुचि रही है, और काम के बीच में जब भी कभी समय लिखता, कुछ लिखते रहते थे। तो इसका बहुत लिख के ऐसे ही छोड़ी हुई थी सारी चीज़ें। जी, पर मैं जब भोपाल में मेरी पदस्थापना हुई, हाँ, भोपाल में मैं 2000 में आ गया था, ओके, सन 2000 में अप्रैल में आया मैं। और वहाँ पे मेरे को बहुत एक कल्चरली बहुत रिच हेरिटेज है भोपाल की। ओके, वहाँ एक भारत भवन है, हाँ जी, और वहाँ पे सभी तरह के, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ एक साहित्यिक वातावरण है बहुत पहले से। ओके, और मेरे कुछ मित्र थे, एक मेरे पुलिस अधिकारी मित्र थे, जी। आईपीएस ऑफिसर, जी, डीआईजी थे उस टाइम। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, आना जाना होता। वो तेलुगु भाषी थे, अच्छा, और तेलुगु भाषी थे तो वो तेलुगु में लिखते थे काफ़ी, ओके, बट उन्होंने हिंदी भी अच्छी पिकअप कर ली थी। ठीक, तो उन्होंने मेरे को, इंग्लिश भी लिखते थे, तो उनकी कुछ एक अंग्रेजी की कविताएं, कविता मेरे को उन्होंने कहा कि सर आप इसको ट्रांसलेट कर दें हिंदी में। ठीक, तो मैंने हिंदी में उनकी ट्रांसलेट किया था एक कुछ। ओके, हाँ, तो मेरे को ऐसे इंटरेस्ट हो गया, मेरे पास भी काफ़ी। फिर मेरा परिचय वहाँ पे अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन के एक पदाधिकारी थे उस टाइम के, महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चतुर्वेदी जी। ओके, उनसे परिचय मेरे को वहाँ श्री मारिया कुमार जी, जो डीआईजी आईपीएस ऑफिसर, उनके घर पे ही हुई थी। अच्छा, तो चर्चा हुई काफ़ी, तो अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलना, और उनको भी मेरे से मिलना अच्छा लगा। और मेरी साहित्यिक रुचि के ऊपर भी कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि सर आपने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ भी है, हाँ। आप दोबारा शुरू करिए, समय निकालिए, ठीक है, आप तो देखिए कुछ इकट्ठा करके आपकी किताब छपनी चाहिए। तो मेरा मित्र जो डॉक्टर मारिया कुमार थे, वो बहुत अच्छे लेखक थे। ओके, तो उनकी उस टाइम कम से कम 6-7 किताबें आ चुकी थी, राइट, इंग्लिश और तेलुगु की। ठीक, हिंदी की किताब उनकी आई थी, उसमें मेरी ट्रांसलेट की हुई 2 एक पोइम्स थी और कुछ वो थी, कहानी भी थी। ओके, तो श्री सतीश चतुर्वेदी जी के प्रोत्साहन से, मारिया कुमार मेरे मित्र हैं, उनके प्रोत्साहन से, और उस माहौल में कुछ रहते हुए मैंने कुछ अपना देखा, पुरानी डायरियाँ भी देखी, उनको भी संकलन किया, तो मेरे पास एक किताब छपने लायक सामग्री थी। वेरी गुड, तो मैंने दिखाया उनको, और मैं अभी भी लिखता जा रहा था, बट वो कुछ कभी किताब छपाने का, पब्लिश करने का कुछ ऐसा मनोरथ नहीं था। ठीक, बस स्वांत सुखाए वाली बात थी ना, वो लिखते रहते थे। ठीक, फिर जो मेरी पहली किताब जो है, हाँ, सपनों का इंद्रधनुष, ओके, ये मेरी किताब दिस वाज 2005 योर फर्स्ट बुक, या हाँ, तो ये मेरी किताब जो है, हाँ, पहली किताब कविताओं की आई। और इसी दौरान में मेरा परिचय भोपाल के एक बहुत बड़े शायर हैं बशीर बद्र साहब, यस, बशीर बद्र साहब से मेरा बड़े परिचय। लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, अरे वाह, जी जी, बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, दरिया जब भी समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। हाँ, तो वो मेरे से कई बार
सरकारी काम से एक दो बार मिलने आए, ओके फिर मैं उनसे मिला, ओके फिर वो मित्रता के तौर पे मेरे से मिलने आए ओके और घंटों घंटों मेरे साथ बैठ के चाय की हाँ। चुस्कियाँ लेते हुए गज़लें सुनाते थे। सर, हमने उनको अम्बाला में जी एक काव्य गोष्ठी में बुलाया था, जी 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 जिसमें मैं भी प्रमुख शायर था जी, जी। और वो तो सदारत कर ही रहे थे उसकी, तो मुझे भी उनसे बड़े क्लोजली मिलने का तो मौका। ये जो मेरी जो पहली किताब है ना सर, जी, इसकी जो ये उनका राइटर है। अच्छा, बशीर बदर जी का। हाँ हाँ, वेरी गुड। एक कवि सपनों का। हाँ, ये बिल्कुल। बशीर बद्र साहब ने हाँ, खुद अपनी लिखा कलम से लिखा है। जी जी जी। तो कुछ ऐसा प्रेरणा मेरे को भोपाल से मिली, हाँ। प्रेरक प्रसंग बने ठीक कि है। मैंने ये किताब पहली ये पब्लिश हो गई। हाँ उसके बाद में फिर मैं लिखता रहा, फिर उसके बाद में दूसरी किताब भी पब्लिश हुई। हाँ दूसरी किताब मेरी जो है ये थोड़ी सी बात की 2008 में, अच्छा, खुशबू हवा और चांदनी। ओके। तो ये इसके बाद की है हाँ और इसमें भी मतलब ज़्यादा रोमानी अंदाज की कविताएं हैं, ठीक, कविताएं हैं। ओके पर ये उसके बाद काफ़ी अंतराल आ गया, कुछ ठीक। ज़्यादा व्यस्त हो गए सरकारी नौकरी में। हाँ बट लिखते रहे, कभी ठीक है। कभार जुड़ा रहा। और ये जो मैंने बताया ना अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन, हाँ इससे तो मैं 2002 में मैं फुल टाइम इसका सदस्य बन गया था। ओके और इसकी गोष्ठियाँ, इसके सम्मेलन पूरे भारत भर में हम करते थे। ये कितना बड़ा विशाल एक समुदाय था साहित्यकारों का जी जी कि जिसमें मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा अच्छे जो प्रसिद्ध लेखक थे वो उसके लाइफ मेंबर थे। ओके और श्री चतुर्वेदी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बताया है कि महादेव वर्मा जी, अच्छा, बच्चन जी, ओके हरवंश राय बच्चन जी, हाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ओके और अनेक उस टाइम के नामचीन जो बड़े साहित्यकार थे वो इस सम्मेलन से जुड़े रहे हैं। ठीक है ठीक है। और वो जहाँ जहाँ पूरे देश में, क्योंकि हर भाषा के उनका एक मोटिव जो था ना, ये था कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के बारे में कुछ सोच जी रखनी चाहिए और जो भारतीय भाषा के साहित्य के जो साहित्यकार हैं हाँ उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक ठीक। मंच तैयार किया ठीक और वो लेखकों को सम्मान दिया जाए। ओके हाँ? ओके तो अलग अलग भाषाओं के, जैसे साउथ की भाषाएं हैं, नॉर्थ का है, ओके हाँ? तो हमारे जो केरल में है, हमारे तेलुगु के, आंध्र प्रदेश में है, बांग्ला के, उड़िया के, जी तो ये सभी साहित्यकार थे जी। और वहाँ पे हमारे कलकत्ता में सम्मेलन होते थे, जी जी साउथ में आंध्रा में हुआ, जी सभी पूरे देश के हर प्रांत में जी। इस अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन के सम्मेलन होते थे। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत कुछ बताया और मुझे ये लगता है कि जैसे सागर में कोई एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल के उसका अध्ययन करना चाहे, तो ऐसे ही आप साहित्य के बारे में एक सागरनुमा आपके पास संग्रह है। आज हम अपने श्रोताओं को आपके कविताओं का जो आपके पास निधि है उसमें से कुछ एक कविताओं का रसास्वादन करना चाहेंगे, तो जी, क्या जी। आप अपनी कुछ प्रमुख कविताएं जो जी। आप हमारे श्रोताओं के लिए। इसी श्रृंखला में मैं बताना चाह रहा था हाँ। कि मैं कविताएं लिखता था, जी। लिखी है, अभी भी लिख रहा हूँ। जी और पर इसी दौरान मुझे गज़ल सीखने का मौका मिला जी जी। और मैं गज़ल सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। नहीं ठीक बहुत है। बड़ी विधा है ये। हाँ जी हाँ जी। तो अभी मेरी जो लेटेस्ट किताब आई, हाँ। 2025 में ही आई है, हाँ तो जुस्तजू जी, के नाम से भी कुछ यही गज़ल नुमा, प्रतीत होता है। हाँ। यस हाँ
तो इसमें मैंने 25 गज़ल भी रखी हैं। ओके कविताएं तो है ही हैं। ओके हाँ, तो चूँकि ये सबसे आखिरी किताब है हाँ जी हाँ जी हाँ और इसका 2025 में दिसंबर में हो गया था, तो 2024 प्रेस में तो आते आते 25 हो गया था। जी जी तो ये किताब मैंने हमारे जो आदरणीय सतीश चतुर्वेदी जी थी, अच्छा मैंने ये किताब उनको समर्पित की है। जी जी और इसी किताब से मैं आपको एक गज़ल, हाँ जी जैसे कि इसकी टाइटल है इस किताब का, जुस्तजू। हाँ जुस्तजू के नाम का ही पहले सर पहले आप पे- हमारे श्रोताओं को जी। इसका अर्थ समझाएं। जुस्तजू का मतलब तलाश, जिज्ञासा, हाँ एक 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 आरजू। एक आरजू। तो जुस्तजू एक इच्छा हो गया, एक तलाश हो गया, एक ऐसी चीज है कि जो अंदर के अपना आत्म इसको बोलेंगे कि हम अपना एक ऐसी अभिप्सा हाँ, जो अभी इच्छा, जी 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 जी, जो अभी बिल्कुल, पूरी होनी बाकी है। जी 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 हाँ। जी जी जी। कि जुस्तजू अन्वेषण, अंतर्मन का अन्वेषण हिंदी में कहेंगे तो। एग्जैक्टली जी। तो ये एक बहुत बड़े शायर हैं सर, हाँ आपने नाम सुना होगा फैज अहमद हाँ। फैज साहब जी, उनकी 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती थी जी, और इरशाद। उसी की ऊपर मैंने इस किताब का टाइटल रखा जी कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। क्या बात। नहीं निगाह में मंजिल हाँ तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर हाँ तो आरजू ही सही। क्या बात। बहुत तो, सुंदर। तो ये इसको मेरे बड़ा प्रेरक ये शेर लगा मुझे जी जी और इसी का मैंने वर्ड से हाँ। जुस्तजू रखा। हाँ अब मैं ये जुस्तजू की जो पहली गज़ल जी है हाँ ये मैं आपको इरशाद। पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरे दिल को मेरे दिल को हमेशा रही जुस्तजू, हम्म, मेरे दिल को रही हमेशा हमेशा रही जुस्तजू। जुस्तजू, हो मैसर मुझे इश्क की जुस्तजू, वो मैसर मुझे। इश्क की जुस्तजू, क्या बात क्या बात और कोई तमन्ना न दिल में रही, क्या बात। और कोई तमन्ना ना दिल में न रहे। दिल में रही, तुझसे मिलने की मुझको रही जुस्तजू, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। तुझसे मिलने की मुझको रही जुस्तजू, और जिसकी राहों में हर दिन भटकता रहा, जिसकी राहों में हर दिन भटकता रहा, उसकी चाहत ने बस मेरी जुस्तजू, बहुत अच्छा बहुत खूब। जिनकी यादों में खोया, जिनकी यादों में खोया हाँ रहा हर घड़ी, जिनकी यादों में खोया हाँ। रहा हर घड़ी, आज तक है मुझे बस वही जुस्तजू। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। और अगला शेर है कि मेरे दिल को किसी की नहीं अब तलाश, मेरे दिल ये को भी स्थिति आ जाती। हाँ। मेरे दिल को किसी की नहीं अब तलाश, रह गई है तुझे पाने की जुस्तजू, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर। ख्वाब में भी तुझे ही मैं ढूंढा किया, हाँ ख्वाब में ही मैं तुझे ढूंढा ढूंढा किया, किया। रात दिन है मुझे बस तेरी जुस्तजू, और जिंदगी का सफ़र भी अधूरा लगे, जिंदगी का सफ़र भी अधूरा लगे, गर ना पूरी हो दिल की जुस्तजू, जुस्तजू। बहुत और वीर की है तमन्ना यही जाने मन, वीर की है तमन्ना यही जाने मन, एक दिन हो मुकम्मल तेरी जुस्तजू। बहुत अच्छा बहुत तो सुंदर। ये इसकी पहली वो थी सर। हाँ तो इसी अंदाज में मैंने कुछ 2-4 और मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, जी जी इरशाद। छोटी हाँ हाँ है ना। एक जैसे छोटी सी एक गज़ल है कि हंसते चेहरे गुलाब होते हैं, हंसते चेहरे गुलाब होते हैं, हाँ खुशबू के वो ख्वाब होते हैं, क्या बात। हंसते चेहरे गुलाब होते हैं, खुशबू के वो ख्वाब होते हैं,
आँखों की बातें जाने ये आँखें, आँखों की बातें, आँखों की बात जाने ये आँखें, हाँ, चेहरे दिल की किताब होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चेहरे दिल की किताब होते हैं और सबके पथ में बिछाते हैं कांटे, हाँ। सबके पथ में बिछाते हैं कांटे, लोग कितने खराब होते हैं। गुड। हाँ, सबके पथ में बिछाते हैं कांटे, हाँ, लोग कितने खराब होते हैं, और उसकी रहमत से काम सब मेरे दोस्तों कामयाब होते हैं। हाँ, उसकी रहमत से बहुत सुंदर। काम सब मेरे दोस्तों कामयाब होते हैं। आपके बिन गुजरता हूँ तो, आपके बिन गुजारता हूँ जो, सारे पल वो अजाब होते हैं। क्या बात है। सारे पल वो अजाब होते हैं। बड़े नाजुक अल्फाज को, नाजुक भावों को पकड़ने का प्रयास किया। जी जी जी। बहुत तो एक गज़ल का मैंने लिखा है हाँ। कुछ अभी, तो इस पहली जो मेरी आखिरी जो किताब है उसमें, जी। इसमें करीबन 25 गज़ल हैं अच्छा, और करीबन 7-8 नज़्म हैं। ओके, ठीक है। गज़ल में क्या है, बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, आप तो Naturally, जानते naturally. हैं कि बहर की और या रब्त की और सब चीज़ें हैं। और नज़म में अब जो है ना, आज़ाद नज़म के नाम से जी जी, आप अपनी लिबर्टी लेके या। आप ख्याल को परसू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। तो इसमें नज़म भी है, अच्छा, गज़ल भी है ओके। और कविता भी है। तो एक नज्म और हो जाए। तहजीब, इस नज़म का नाम है तहजीब। ओके। होठों को नहीं मालूम, हम्म, होठों को नहीं नहीं मालूम, हम्म, वफा क्या चीज़ होती है। क्या बात। होठों को नहीं मालूम, वफा क्या चीज़ होती है, मुस्कुराते हैं ये वक्त बेवक्त, मुस्कुराना एक तहजीब होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होठों को नहीं मालूम, वफा क्या चीज़ होती है, मुस्कुराते हैं ये वक्त बेवक्त, मुस्कुराना एक तहजीब होती है। और आंखें हंसती हैं मुस्कुराती हैं, हाँ, आंखें हंसती हैं, हंसती हैं मुस्कुराती हैं, आंखें हंसती हैं मुस्कुराती हैं, आंखें गाती हैं बतियाती हैं, आंखें गाती हैं बतियाती हैं, आंखों में गुमान गजब होता है। क्या बात। आंखों में गुमान गजब होता है और आंखें ही शर्म से झुक जाती हैं। बहुत सुंदर। शर्म से झुक जाती हैं। कोई मुस्कुराती आंखों से जब तुम मिल के आओगे, हाँ, कोई मुस्कुराती आंखों से जब तुम मिल के मिल के- आओगे, मुद्दतों बाद तलक मुलाकात भूल नहीं पाओगे। क्या बात, बहुत सुंदर। कोई मुस्कुराती आंखों से जब तुम मिल के आओगे, हाँ, मुद्दतों बाद तलक मुलाकात भूल नहीं पाओगे। अगर किसी की आंखों को, अगर किसी की आंखों को तुम करीब से जानते हो, अगर किसी की आंखों को तुम करीब से जानते हो, तो हजारों की भीड़ में भी उन्हें ठीक से पहचानते हो। बहुत अच्छा, तो बहुत हजारों की सुंदर। भीड़ में भी ठीक से पहचानते हो। और आंखों से जब पहचान पुरानी होती है, आंखों की आंखों से जब पहचान पुरानी होती है, जब होती हैं आंखें चार, वो शाम सुहानी होती है। बहुत सुंदर, जब होती है आंखें क्या चार, सुंदर प्रयोग है जी। तो शाम सुहानी होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर ब्रजेंद्र, आई थिंक you are very rich in your vocabulary and catching hold of the exact emotions in your words. So I only wish आप और आगे लिखें और जी। बहुत कुछ आप लिख पाएंगे, और आपकी दिन ब दिन ये जो वोकेबलरी है और मोमेंट्स को पकड़ने की जो आप में दक्षता है वो प्रकट होगी, ये मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस सिटिंग में हम आपकी इस शायरी और पोइट्री को यहीं तक समाप्त करते हुए
इस आरजू के साथ कि अगली सिटिंग में हम सिर्फ शायरी पे, आपकी पोइट्री पे सब बात करेंगे जी। और आपने जो ये नज़रों के माध्यम से पकड़ने का प्रयास किया है जी जी इसको और गहरे में समझेंगे, क्योंकि मेरा भी मानना होगा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी शायरी शेर होंगे तुम्हारे लिए, जी मेरी ये शायरी शेर होंगे तुम्हारे लिए, जी। मैंने तो तेरे मेरे एहसास बुदबुदाए हैं। अरे वाह, तो क्या बात। शायरों के एहसासों को बुदबुदाना या उनको लिख लेना जी अपने आप में एक अलग से कहानी कहता है, और इस कहानी को हम आज ही ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हम यूं तो लालची बहुत हैं, हम चाहते हैं कि आपकी सारी बात को हम आपसे आज ही समझ लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं की प्यास और जुस्तजू बनी रहे जी ताकि अगली बार हम फिर और आपसे ये बात जान पाएँ। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने रेलवे में जॉब करने के बाद अपनी शायरी को, अपनी जो दिल की नाजुकता है उसको बनाए रखा और बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने अपनी बात रखी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जितना टेम्परामेंट मैं इनका समझ पाया हूँ, जल्दी ही अगली सिटिंग में हम इनकी शायरी, इनकी नज़में, इनकी गज़लों के बारे में आपको हम पुनः इनको प्रस्तुत करेंगे और इसका लुत्फ़ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, हमारे पास आए, हमारे श्रोताओं से आप रूबरू हुए। जल्दी ही हम आपको आपकी सहूलियत देख के पुनः याद करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर गंभीर। और मुझे आके बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत आत्मीय तरीके से आपने बात की और एक एक बात को बहुत धैर्य से सुना और मुझे मौका दिया कि अपनी जो किताब से कुछ अपनी पसंद की गज़ल और नज़म आपको सुनाई। आपने बहुत ही मेरा हौसला अफजाई किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।